हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डिजायर आईएएस में। और ये हमारा बैंकिंग सिस्टम का लेक्चर नंबर 5 है। मैं उम्मीद करता हूँ आपने 4 लेक्चर देखे होंगे, काफी इंपॉर्टेंट है आपके प्रीलिम्स और मेंस के लिए। और ये आपको जिस्ट है रमेश सिंह और जितनी भी इंपॉर्टेंट बुक्स है इकोनॉमिक्स की उन सब का, ठीक है। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 5 होगा। उसके बाद फाइनली हमारा लेक्चर नंबर 6 आएगा जो कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के ऊपर होगा। तो हम चालू करते हैं लेक्चर नंबर 5। लेक्चर नंबर 5 में सबसे पहले तो हम जानेंगे कि बैंकिंग सेक्टर में फॉरेन इन्वेस्टमेंट का क्या कैसा चल रहा है, मतलब कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट कितनी अलाउड है, कितनी अलाउड नहीं है, कितनी पीएसबी में अलाउड है, प्राइवेट सेक्टर में अलाउड है, एंड ऑल दीज थिंग्स वी विल डील फर्स्ट। एंड सेकंड वी विल डील कि अगर आपको बैंक ओपन करना है, ठीक है, तो उसकी क्या गाइडलाइंस है। तो चलिए चालू करते हैं। सबसे पहले रोल दैट मींस रूल्स टू फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन बैंकिंग सेक्टर। देखिए पीएसबीस में क्या है, पीएसबीस में देखिए पीएसबीस मतलब क्या होता है, पब्लिक सेक्टर कंपनीज। पब्लिक सेक्टर कंपनीज मतलब कि पब्लिक का रोल ज्यादा है, मतलब गवर्नमेंट का रोल ज्यादा है। मतलब कि जितनी भी पीएसबीस है, फॉर एग्जांपल एसबीआई, पीएनबी एंड ऑल दीज, इसमें गवर्नमेंट का जो स्टेक है, मतलब जो गवर्नमेंट का शेयर है वो 51% है। इसलिए गवर्नमेंट मेजोरिटी स्टेक होल्डर है और ये बाकी जो 49% जो शेयर्स है वो बाकी किसी और के पास पड़े हुए हैं, ठीक है। लेकिन आरबीआई ने बोला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि आप 51% से 49% करिए। देखिए अब ये आरबीआई ने इसलिए बोला गवर्नमेंट को कि गवर्नमेंट चाहती है, मतलब जो आरबीआई चाहती है कि जो स्टेक है वो मतलब एक अच्छा रिस्पॉन्सिबल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ले। गवर्नमेंट का भले स्टेक ज्यादा रहे, मतलब 49% इज अ बिग स्टेक, लेकिन जो डिसीजन है वो और भी लोग मिल के ले, ठीक है, डेमोक्रेटिक वे की बात कर रही है, ठीक है। और यहां पर सिंगल बायर मतलब पीएसबी में कोई भी मतलब इन्वेस्टर अपना 10% ज्यादा शेयर नहीं रख सकता। फॉर एग्जांपल कि पीएनबी है, पीएनबी में इनके 51% शेयर तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हो गए। अब उसमें जो बचे हुए 49% है उसमें से सिंगल बायर, फॉर एग्जांपल मी सिर्फ और सिर्फ 10% ही ले सकता हूं, बाकी का मतलब 10% कोई और, 10% कोई और, मतलब 10% से ऊपर कोई भी नहीं ले सकता है। और यहाँ पर फॉरेन इन्वेस्टमेंट सिर्फ और सिर्फ 20% अलाउड है। मतलब अगर कोई फॉरेनर आके लेना चाहता है वो सिर्फ और सिर्फ 20% ले सकता है। मतलब ये कि उसमें 10% ही लेगा, मतलब सिंगल बायर तो 10% ही लेगा, लेकिन टोटल फॉरेन इन्वेस्टमेंट 20% से ऊपर एक्सीड नहीं कर सकती। समझ रहे हैं ना आप? मतलब कि जो बचे हुए 49% है उसमें से 10% से ऊपर कोई सिंगल बायर नहीं ले सकता है, लेकिन जो टोटल फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो 20% रहेगी, ठीक है। अब प्राइवेट सेक्टर बैंक का क्या है, इसमें जो एफडीआई है वो 74% जा सकती है। मतलब इन टोटल फॉरेनर्स मिलकर टोटल 74% बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो यहां पर भी वही सेम केस है, सिंगल बायर कैन नॉट टेक मोर देन 10%। मतलब सिंगल बायर फिर भी 10% ही लेगा। फॉर एग्जाम्पल फॉरेन से ए बी सी डी आ गए तो इन चारों को मिलाकर 74% होना चाहिए, लेकिन किसी एक के पास 10% से ऊपर नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ए भी 10% ले सकता है, बी भी 10% ले सकता है, सी भी 10% ले सकता है, लेकिन कोई इससे ऊपर नहीं ले सकता। और इन सबका कॉम्बिनेशन 74% से ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। और फॉरेन बैंक्स भी अलाउड है, मतलब कि अगर आप चाहें, अगर कोई फॉरेनर आके यहाँ पर बैंक खोलना चाहे तो अलाउड है। मतलब हमारे यहाँ आप कह सकते हैं बैंकिंग सेक्टर में 100% फॉरेन इन्वेस्टमेंट अलाउड है, ठीक है। अब हम मूव करते हैं कि मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपको बैंक खोलना हो तो आप कैसे खोल सकते हैं। देखिए ये जो ऑन टैप गाइडलाइंस, ऑन टैप का मतलब ये होता है कि ऑन द स्पॉट। मतलब फॉर एग्जांपल आपने डिसाइड किया कि अभी आपको लोन खोलना है, मतलब बैंक खोलना है, आप जाइए और आरबीआई की वेबसाइट से फॉर्म डाउनलोड करिए और खटाखट भर के आरबीआई को दे दीजिए। लेकिन इससे पहले ऐसा नहीं था, ठीक है। 2016 में ये ऑन टैप बैंकिंग गाइडलाइंस आई है। इससे पहले क्या होता था कि टाइम टू टाइम आरबीआई अपने फॉर्म्स निकालती थी और जो भी इंटरेस्टेड है वो फॉर्म भर के मतलब बैंक खोल सकते हैं। लेकिन आप ऐसा है कि जब आप चाहें, जब भी चाहें, जब भी आप आरबीआई की वेबसाइट खोल के बैंक फॉर्म डाउनलोड करके मतलब आराम से ये जो अपना बैंक है वो खोल सकते हैं। अब ये इसी इसलिए हम इसे कहते हैं ऑन टैप गाइडलाइन। ऑन टैप मतलब टप टप, मतलब एकदम से दबाया और आपके सामने पूरा फॉर्म आ गया, लेकिन पहले ऐसा नहीं था, ठीक है। तब क्या क्या गाइडलाइन है जल्दी से देख लेते हैं, ठीक है। ये प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए सबसे पहली गाइडलाइंस तो ये है कि अगर कोई भी बंदा, ठीक है, जिसके जिसके पास बैंक में जिसके पास 10 साल का एक्सपीरियंस हो, ठीक है, और तो वो बैंक के लिए मतलब एलिजिबल है। सिर्फ आपको 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए बैंकिंग फील्ड में, ठीक है। दूसरा पहला चीज। दूसरी चीज ये कि इंडियन कॉर्पोरेट कंपनी, फॉर एग्जांपल जैसे मुकेश अंबानी की इंडियन कॉर्पोरेट कंपनी है और अगर वो बैंक खोलना चाहे और वो उसे रेजिडेंट इंडियन होना चाहिए, मतलब मुकेश अंबानी रेजिडेंट इंडियन भी, उनकी इंडियन कॉर्पोरेट कंपनी है तो, और उसकी जो हिस्ट्री है पूरी क्लीन हो। फॉर एग्जांपल मुकेश अंबानी के ऊपर कोई मतलब ऐसा नहीं कि उसने कभी लोन डिफॉल्ट किया, और उसके बाद 10 साल का अगर बैंक में एक्सपीरियंस भी हो, ठीक है। अगर ये चारों कंडीशन फुलफिल होती है कि इंडियन कॉर्पोरेट हो, रेजिडेंट इंडियन हो, उसकी नीट और क्लीन हिस्ट्री हो और 10 साल का बैंक में एक्सपीरियंस हो, तो वो भी अप्लाई कर सकता है। तो अभी तक अपने जाकर कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, वो जिनके पास बैंक में 10 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है। दूसरा इंडियन कॉर्पोरेट, जो इंडियन रेसिडेंट हो, नीट क्लीन हिस्ट्री हो और 10 साल का एक्सपीरियंस हो, दूसरे वो। और तीसरा
जो एग्जिस्टिंग एनबीएफसी से, मैंने याद करेगा, मैंने आपको सेकंड या थर्ड लेक्चर में आपको दैट मींस नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बारे में बताया था। अगर आपको याद नहीं तो दोबारा जाके लेक्चर देखिए, अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो आप उस लेक्चर को जरूर देखिए, इसके बाद ही आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो जो एग्जिस्टिंग एनबीएफसीज है, जो फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस कंपनी है, ठीक है, एलआईसी है, वो अगर चाहे तो कल बैंक बन सकती है, वो भी अप्लाई कर सकती है। लेकिन जो ग्रुप कंपनीज है, फॉर एग्जांपल टाटास, बिरलास, ये लोग अप्लाई नहीं कर सकते। ये ग्रुप कंपनीज है। मुकेश अंबानी की अलग से इंडियन कॉर्पोरेट, वो सिंगल होल्डर है। यहाँ पर एक ग्रुप कंपनीज है, टाटा एंड ऑल, ठीक है, तो ये लोग अप्लाई नहीं कर सकते। तो आपने यहाँ पर पहले देखा कि कौन अप्लाई कर सकता है, कौन अप्लाई नहीं कर सकता, तो ये रट्टा मार के रख लीजिएगा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्रीलिम्स में सीधा सीधा पूछ देते हैं। ठीक है, अब देखिए अब क्या होगा, फॉर एग्जांपल कि मैंने अप्लाई किया था, मुझे 10 साल का एक्सपीरियंस था, मैं फर्स्ट कैटेगरी में आऊंगा क्योंकि आई एम नॉट अ कॉर्पोरेट बिल्डर। ठीक है, तो ये मैं मान लीजिए फर्स्ट कैटेगरी में आ गया और मैंने अप्लाई किया और मुझे आरबीआई ने लाइसेंस दे दिया। लेकिन जो लाइसेंस है वो सिर्फ 18 महीने तक बस वैलिड रहेगा। ठीक है, मतलब कि अगर मैंने 18 महीने तक बैंक नहीं खोला तो मुझे लाइसेंस सरेंडर करना पड़ेगा, या ऑटोमेटिकली लाइसेंस 18 महीने बाद एक्सपायर हो जाएगा। और उसके लिए भी मुझे, लाइसेंस के लिए मुझे पेड अप कैपिटल देना पड़ेगा, मतलब बैंक खोलने के लिए कुछ आपको अमाउंट देनी पड़ेगी ना, एंड दैट इज 500 करोड़ रुपीज। ठीक है, 500 करोड़ रुपीज। देखिए, अब मान लीजिए आपने 18 महीने का आपको लाइसेंस मिला, आपने 500 करोड़ दे दिया और आपने बैंक खोल लिया। अब आप कौन बन गए? प्रमोटर बन गए। ठीक है, मतलब जो बैंक खोलता है उसे प्रमोटर कहते हैं। तो जो शुरू के 5 साल हैं, उन 5 साल में मतलब जो देखिए अभी शुरू में जो प्रमोटर है, फॉर एग्जांपल ये तो 100% शेयर मेरा ही है कि 500 करोड़ मैंने भरे थे, तो पूरा ये जो कंप्लीट है, ये 100% का शेयर मेरा है पूरे बैंक में। फॉर एग्जांपल मैंने पीएनबी खोला, भी नया बैंक, वो पीएनबी में पूरा 100% शेयर मेरा है। लेकिन अब आरबीआई की गाइडलाइन के हिसाब से आपको शुरू के 5 साल में अपने जो शेयर है वो 40% तक लेके आने हैं, मतलब कि आपको 60% शेयर बेच देने हैं। ठीक है, पहले 5 साल में। और इस टाइम पे कोई भी, मतलब आप जब 60% शेयर बेचेंगे तो ऐसा नहीं है कि आप मतलब पूरे 60% किसी एक बंदे को बेच दें, आप सिर्फ 10 करके 6 लोगों को बेचेंगे। मतलब यहां पर भी यही रूल अप्लाई होता है कि कोई भी बंदा 10% से ऊपर शेयर नहीं खरीद सकता। ठीक है, और इन्हीं 5 साल में जो एफडीआई है वो 49% से ऊपर नहीं बढ़ सकती। 49% से ऊपर नहीं बढ़ सकती, इसका मतलब यह है कि शुरू के 5 साल बैंक को इंडियन इन नेचर ही रहना है। ठीक है, मैं इंडियन हूं, मैंने बैंक खोला और मुझे 5 साल में क्या करना है? 2 चीजें करनी है। पहला तो ये कि 40% शेयर अपने खरीद, मतलब 40% शेयर लाने, मतलब 60% शेयर बेच देने हैं, 40% मेरे पास रहेंगे। और शुरू के 5 साल में मैं किसी भी मतलब फॉरेन इन्वेस्टमेंट को 49% से बढ़ने नहीं दे सकता हूं। मतलब बैंक मुझे इंडियन इन नेचर रखना है। और ये रूल तो आप याद रखिएगा, कहीं पर भी 10% से ऊपर शेयर कोई नहीं खरीद सकता। ठीक है, शुरू के 5 साल। अब इसके बाद अगले 15 साल तक, मतलब 5 ही हो गए, अब प्लस 10 ऐड और कर दो, उसमें नेक्स्ट 15 ईयर्स में क्या करना है? जो मुझे अपने शेयर 15% ले आने हैं। ठीक है, नेक्स्ट 15 ईयर्स में शेयर 15% हो जाना चाहिए। और इस टाइम पे अब एफडीआई 74% जा सकती है। जैसे मैंने वहां पर आपको बताया था कि प्राइवेट जो बैंक्स रहते हैं उसमें एफडीआई 74% जा सकती है, लेकिन वो 15 साल बाद। ठीक है, और जो सिंगल बायर आप जानते हैं 10% से ऊपर नहीं खरीद सकता, मतलब कि अभी भी प्रमोटर के पास ही सबसे मैक्सिमम शेयर रहेंगे। और एक रूल और है कि आपको अपनी 25% ब्रांचेस, ठीक है, इन 15 साल में रूरल एरियाज में खोल देनी है। और एक और इंपॉर्टेंट प्रोविजन है कि आपको 6th ईयर में, मतलब जैसे मान लीजिए 5वां ईयर कंप्लीट हुआ, 6वें ईयर में मुझे अपनी जो कंपनी है, मतलब जो बैंक है, उसे फॉरेन, मतलब ये जो अपना स्टॉक मार्केट होता है वहां पर लिस्ट करवा देना, मतलब उसके शेयर बेचना चालू कर देना कि लोग उसके शेयर खरीद सके। तो ये थी पूरी गाइडलाइंस, कैसे आप बैंक खोल सकते हैं, क्या पेड अप कैपिटल रिक्वायर्ड है, क्या क्या प्रोविजन है जो आपको मेंटेन करने हैं। ठीक है, आपको लग रहा होगा कि बहुत ही बकवास बोरिंग चीज थी, लेकिन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये पता होना चाहिए। यूपीपीएससी में भी आप देखेंगे पिछले 2 सालों में, मतलब ये गाइडलाइंस के ऊपर 2-3 बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, अब हम कुछ करंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स में आते हैं। तो सबसे पहला जो करंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है वो है कोर बैंकिंग सोल्यूशन। आपने न्यूज में बहुत बार सुना होगा, मे बी शायद तक 8 से 10 दिन या मे बी लास्ट टू लास्ट वीक पहले भी मैंने हिंदू में कोर बैंकिंग सोल्यूशन हिंदू में पढ़ा था। ठीक है, तो कोर बैंकिंग सोल्यूशन क्या होता है कि देखिए, अगर अभी प्रॉब्लम क्या है, फॉर एग्जांपल मैं मध्य प्रदेश का वासी हूं, ठीक है, और मुझे दिल्ली जाना है और मेरा एसबीआई में अकाउंट है और मैं चाहता हूं कि मुझे वहां पर दिल्ली में पैसे मिले, और मैं चाहता हूं कि चोरी ना हो जाए, इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं एसबीआई के वहीं पर अकाउंट में पैसे डाल दूं, मतलब दिल्ली में डाल दूं। लेकिन इट इज नॉट पॉसिबल, आप जानते हैं, यहाँ वहां पर पॉसिबल नहीं है। जहां आपकी ब्रांच है, फॉर एग्जांपल अगर मेरा मध्य प्रदेश में कहीं कोई रामपुर एरिया है, वहां पर ब्रांच है, तो मुझे वहीं पर पैसे जमा करने पड़ेंगे। और एक चीज, एक और प्रॉब्लम होती है, फॉर एग्जांपल कि मेरे पास मेरा एटीएम कार्ड नहीं, मेरे पास मेरी बैंक अकाउंट बुक है, ठीक है, पासबुक है, और मैं दिल्ली में हूं और मैं एमपी का वासी हूं, मैं चाहता हूं कि दिल्ली से पैसे निकाल लूं किसी ब्रांच से, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आप
बैंक मतलब जो आपकी पासबुक होती है सिर्फ वहीं से पैसे निकाल सकते हो जहां पर आपने अकाउंट खुलवाया है। मतलब सिंपल कहा जाए, जहां आप अकाउंट खुलवाए हो वहीं पर आप अपने पैसे जमा कर सकते हो और वहीं पर पासबुक से पैसे निकाल सकते हो। सो मतलब ये तो बहुत ही बेकार चीज है ना, मतलब इट इज नॉट एट ऑल गुड। मतलब अगर मान लो कि मैं बाहर हूं तो ये तो मेरे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है दोबारा यहाँ पर आना लेना, तो इट इज अ बिग हेडेक। तो उसके लिए क्या किया गया, फिर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आरबीआई ने क्या किया, एक नया मेथड लाया जिसे बोलते हैं कोर बैंकिंग सोल्यूशन। ठीक है, कोर बैंकिंग सोल्यूशन के अंदर क्या किया जाता है कि जितनी भी ब्रांचेस है, फॉर एग्जांपल एसबीआई की जितनी भी पूरे इंडिया में ब्रांचेस होगी, मे बी थाउजेंड्स ऑफ ब्रांचेस हो, उसको एक ही सर्वर से कनेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, और फॉर एग्जांपल अगर मैं अब मान लो मैं दिल्ली जाता हूं, अब मेरा जो सबकी ब्रांचेस है वहां पर कनेक्ट हो गई, तो अब जो देखिए पहले प्रॉब्लम क्या रहती थी, ऐसा इसलिए अलाउड नहीं था क्योंकि जो रामपुर वाली ब्रांच थी, जो मेरी मध्य प्रदेश की रामपुर वाली ब्रांच थी, वो दिल्ली के राजेंद्र नगर वाली ब्रांच से ऐड नहीं थी। अब लेकिन जब कंप्यूटराइज कर दिया आपने सारी की सारी ब्रांचेस को और साथ ही साथ उसको आपने एक ही सर्वर में ऐड कर दिया, तो जो रामपुर वाले का डेटा है वो राजेंद्र नगर चला गया और राजेंद्र नगर वाले का डेटा यहां भी आ गया है। तो अब मैं चाहूं तो राजेंद्र नगर में भी अपने पैसे निकाल सकता हूं पासबुक से और वहीं से जमा भी कर सकता हूं। तो मतलब ये कि आप एक मतलब क्या कोर बैंक सोल्यूशन में क्या गया था कि सबको सेंट्रलाइज कर दिया, कंप्यूटराइज कर दिया, और दूसरा कि आप कहीं पर भी अपने पैसे निकाल सकते हो, कहीं पर अपने पैसे दे सकते हो। दिस इज व्हाट वी कॉल कोर बैंकिंग सोल्यूशन। ठीक है, अब देखिए, अब आरबीआई के साथ भी बाकी बैंक्स है, उनका ये खुला रहता है अकाउंट। ठीक है, तो उनका भी कुछ कोर बैंकिंग सोल्यूशन होगा। जी हाँ, तो उनका कोर बैंकिंग सोल्यूशन का पोर्टल का क्या नाम है, ई कुबेर। ठीक है, ई कुबेर में क्या है कि आरबीआई का एक अलग से सेंट्रल ई कुबेर पोर्टल है, इसमें जितने भी बैंक इंडिया में सबके सब कनेक्टेड है और वो एक दूसरे से ट्रांसफर करते रहते हैं फंड। ठीक है, ई कुबेर वेबसाइट में ही सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आरबीआई बेचती है बैंक्स को। ठीक है, ई कुबेर के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना। अब हम आते हैं ऑनलाइन फंड ट्रांसफर में। ठीक है, अब मैंने तो आपको यहाँ पर बताया कि कैसे फंड ट्रांसफर होता है पासबुक के थ्रू, लेकिन आजकल सब जानते हैं कि मतलब आप बोलेंगे कि अरे क्यों मैं पासबुक लेके वहां जाऊं, सीधे ऑनलाइन फंड ट्रांसफर करवा दूंगा अपनी वाली ब्रांच से वाली ब्रांच तक। फॉर एग्जाम्पल राजेंद्र नगर वाली मान लीजिए अपना कोर बैंक सोल्यूशन नहीं है और मुझे ऑनलाइन फंड ट्रांसफर करवाना है, तो राजेंद्र नगर वाली ब्रांच से मैं रामपुर वाली ब्रांच में मतलब बहुत आराम से ट्रांसफर करवा दूंगा। तो उसके लिए जो मेथड लगते हैं, मतलब जो 3 पोर्टल है, वो है आरटीजीएस, नेफ्ट एंड आईएमपीएस। ठीक है, फुल फॉर्म याद रखिएगा, कुछ पीएस पीसीएस एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं, तो यू शुड रिमेंबर देम। देखिए, अब ये सब क्या है, प्लेटफॉर्म है ये। ठीक है, आरटीजीएस, नेफ्ट, आईएमपीएस, ये सब प्लेटफॉर्म है, मतलब कि इनके थ्रू ही पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए यहाँ पर 1 लीटर पानी है, अब यहाँ पर मुझे पानी भेजना है। ठीक है, और यहाँ जो पाइप है वो पाइप के थ्रू ही भेजूंगा। तो ये जो पाइप का काम कौन कर रहा है, आरटीजीएस, नेफ्ट, आईएमपीएस, मतलब ये प्लेटफॉर्म है, मतलब ये आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवा रहा है कि हाँ भी आप यहाँ से पानी यहाँ तक भेज दो। ठीक है, अभी जो आरटीजीएस क्या है, ये आरटीजीएस ये प्लेटफॉर्म आरबीआई के द्वारा डेवलप किया गया है और ये जो आरटीजीएस है वो सिर्फ और सिर्फ वर्किंग डेज में काम करता है, मतलब मंडे टू सैटरडे बस काम करता है। और इसमें जो पेमेंट है इमीडिएट पेमेंट ट्रांसफर कर सकते हो, लेकिन आपकी जो पेमेंट है 2 लाख से ऊपर होनी चाहिए। मतलब ये कि फॉर एग्जांपल कि मान लो मुझे 2 लाख रुपए की पेमेंट ट्रांसफर करनी है और तुरंत ही बिल्कुल ट्रांसफर करनी है, मतलब मुझसे अभी किसी ने मांगा कि भैया मुझे 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए दे दो, तो मुझे इमीडिएट ट्रांसफर करना और वर्किंग डे है, तो मैं आरटीजीएस प्लेटफॉर्म के थ्रू कर दूंगा। मतलब मैं बोलूंगा बैंक को कि क्या करो, ये तुम आरटीजीएस अपना वेबसाइट खोलो और इसके थ्रू मेरी 2 लाख की पेमेंट यहाँ ट्रांसफर कर दो, किसी को भी ट्रांसफर कर सकते हो। ठीक है, तो ये आरटीजीएस होगा। अब नेफ्ट क्या है, नेफ्ट भी आरबीआई के द्वारा डेवलप किया गया है, ये भी वर्किंग डेज में काम करता है, लेकिन इसमें जो पेमेंट है ना इमीडिएट नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल, और इसमें सबसे अच्छी बात है कोई लिमिट नहीं। फॉर एग्जाम्पल मुझे 100 रुपए ट्रांसफर करना है, ठीक है, पहली बात तो वर्किंग डेज में होगी नेफ्ट के अंदर, और दूसरी बात ये कि जैसे मान लो मुझसे पहले 15-20 लोग और लगे हुए थे, तो मेरा नंबर 15-20 लोग के बाद आएगा, मतलब 16th नंबर पे मेरा आएगा कि हाँ अब नेफ्ट से पास की जाएगी। ठीक है, इसे हम नेफ्ट बोलते हैं। और फिर आईएमपीएस क्या है, आईएमपीएस ये एनपीसीआई के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, एनपीसीआई अलग से एक कंपनी है, ठीक है, जिसे आरबीआई ने बनाया है, और एनपीसीआई ने क्या बनाया है, आईएमपीएस बनाया है। और आईएमपीएस में क्या है कि आप 24/7 मतलब कि 24 घंटे 7 दिन अपनी कोई कितनी भी पेमेंट मतलब 2 लाख तक की कितनी भी पेमेंट इमीडिएट ट्रांसफर कर सकते हो। फॉर एग्जांपल कि अब मुझे आज संडे है, अब मुझे ट्रांसफर करनी है 1 लाख की पेमेंट, तो तुरंत मैं बोलूंगा बैंक वालों को कि भैया आईएमपीएस अपना खोलो और जल्दी से मेरी ये पेमेंट 1 लाख रुपए की ट्रांसफर कर दो। तो आप समझ गए ना, ये सिर्फ पाइप का काम कर रहे हैं, ये पोर्टल जितने भी है, ये प्लेटफॉर्म है। ठीक है, ये आरटीजीएस, नेफ्ट, आईएमपीएस प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए याद रखिएगा, इसलिए बता दिया मैंने। ठीक है, तो आप समझ गए कि ऑनलाइन फंड ट्रांसफर इन प्लेटफॉर्म की वजह से ही होता है। अब हम फाइनली अपने 2 बचे हुए टॉपिक्स में आते हैं। पहला है यूपीआई एंड भीम और दूसरा है ब्राउन लेवल एंड व्हाइट लेवल एटीएम।
अब ये यूपीआई और भीम क्या होता है, तो ये आपने बहुत सुना होगा, पेटीएम में भी देखा होगा यूपीआई 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 है, ठीक है। जिस तरीके से आप यहाँ पर देख रहे थे, ये नेफ्ट, आरटीजीएस, आईएमपीएस, ये प्लेटफॉर्म थे, मतलब पानी पाइप से जा रहा, मतलब ये पाइप का काम कर रहे थे। तो यूपीआई है, यूपीआई भी एक तरीके से पाइप ही है। लेकिन आपने आपने यहाँ पर एक चीज नोटिस की होगी, जब भी आप अपने फंड ट्रांसफर कर पैसा ट्रांसफर करवाते हैं तो लोग बोलते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ पर बहुत बोला जाता है कि अब कुछ कुछ बड़े बड़े लोग आते हैं तो बोलते हैं कि अरे बस मेरे अकाउंट में सीधे ट्रांसफर कर देना। तो हमारे यहाँ के लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं नहीं, पैसे वो चार्ज लग जाता है, 3% 2% इतना चार्ज कर जाता है। क्यों? बिकॉज वो लोग इन सब से ट्रांसफर करवाते हैं, आरटीजीएस, नेफ्ट, आईएमपीएस, मतलब ये सब चार्जेबल है। अब लोगों को तो फ्री का चाहिए, अब नो वन वांट्स टू, मतलब हम अपने पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं, उसी में हम पैसे दें, दिस इज नॉट एट ऑल गुड। तो उसके लिए फिर एनपीसीआई ने एक नई चीज बनाई थी जिसको बोला जाता है यूपीआई, ठीक है। ये भी एक मतलब सेम पाइप है, दैट इज क्रिएटेड बाय एनपीसीआई, और एनपीसीआई को किसने क्रिएट किया है? आरबीआई ने क्रिएट किया है, ठीक है। और इसमें क्या किया जाता है, इसमें फंड ट्रांसफर किया जाता है किसी भी अकाउंट से, मतलब किसी भी बैंक के किसी भी अकाउंट, फॉर एग्जांपल मेरा एसबीआई में है और मुझे पीएनबी के किसी अकाउंट में ट्रांसफर करना है तो मैं उससे ट्रांसफर कर सकता हूं। मतलब वहां पर तो यहाँ पर बहुत सारी रोक टोक भी थी कि मतलब क्यू में प्लेस किया जाएगा, फिर अलग से पूरी चेकिंग की जाएगी, बहुत रिस्ट्रिक्शन थे इन सब में, नेफ्ट, आरटीजीएस, आईएमपीएस में। और यूपीआई में कुछ नहीं है, मतलब यूपीआई में सीधा आप पैसे दो, मतलब पैसे मतलब जो पैसे ट्रांसफर करने वाले 50,000 वो दो, तुरंत ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जो यूपीआई है वो सिर्फ और सिर्फ बैंक के द्वारा यूज किया जाता था, बैंक बस यूज कर सकते थे, ये प्रॉब्लम थी। तो और इसके बाद जब मतलब जो डिजिटल इंडिया वाला कैंपेन चालू हुआ, आप तो जानते हैं नोटबंदी के बाद, डिमोनेटाइजेशन के बाद बहुत लोगों ने डिजिटल बढ़ाओ, और इसमें जो पेटीएम के थ्रू पैसे बैंक में डाले जा रहे थे उसमें भी मतलब चार्ज लगता था, जैसे आप 1,000 रुपए डाल रहे थे तो 3% 4% कटता था, तो लोगों को अच्छा नहीं लगा था, लोग उसे यूज करना बंद कर रहे थे। तो फाइनल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या चालू किया? भीम चालू किया। अब भीम क्या है, उसके पीछे कौन सी टेक्नोलॉजी है? यूपीआई है, ठीक है। यूपीआई के थ्रू ही ट्रांसफर होता है, लेकिन भीम ऐप बना दिया जिससे कि लोग भी सीधे अकाउंट नंबर डाल के चार्ज कर सकते हैं। मतलब ये लोगों के लिए, ये बैंक्स करते थे, यूज करते थे, और ये लोग यूज कर सकते हैं, मतलब बैंक के पास जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन और ये जो भीम किस ऊपर बना है? यूपीआई के ऊपर बना है, ठीक है। तो आप समझ गए यूपीआई और भीम क्या है, और नो चार्जेस याद रखिएगा। और फिर फाइनली हम आते हैं ब्राउन लेबल एंड व्हाइट लेबल एटीएम्स में। अगर अगर दिल्ली में, ठीक है, दिल्ली में बहुत देखने को मिलता है, आपने बहुत सारे एटीएम्स देखे होंगे, मुथूट फाइनेंस के, टाटा कैपिटल के, ठीक है, बहुत सारे आपको देखने को मिल जाएंगे। तो वैसे एटीएम्स को हम बोलते हैं व्हाइट लेबल एटीएम्स, ठीक है। और जो व्हाइट लेबल एटीएम्स होते हैं वो एनबीएफसीज के एटीएम रहते हैं, ठीक है। जितने भी व्हाइट लेबल एटीएम रहते हैं उनका नाम दिया गया व्हाइट लेबल एटीएम्स, वो एनबीएफसीज के रहते हैं, मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। मैंने आपको याद करिए बताया था कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन डिपॉजिट टेकिंग भी होती है, नॉन डिपॉजिट टेकिंग भी होती है, आप उनसे लोन भी ले सकते हैं। तो उन सब के लिए जो एटीएम, उन लोगों को भी एटीएम की जरूरत पड़ने लगी। तो अब आप सोचेंगे उन लोगों को क्या एटीएम जरूरत पड़ने लगी, क्योंकि मैंने आपको एक चीज याद करी और बताया था, जो डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज होती हैं वो लोग टर्म डिपॉजिट लेती है। टर्म डिपॉजिट लेती है मतलब कि वो लोग डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, चेकबुक ये सब इश्यूज नहीं करती है। सो व्हाट इज द यूज ऑफ एटीएम फॉर देम, मतलब एनबीएफसी फिर एटीएम क्यों खोल रही है कि एनबीएफसी क्या करती है, एटीएम्स खोलती है और अलाउ करती हैं दूसरे, मतलब जो बैंक्स हैं, मतलब जो बैंक्स हैं, ठीक है, लाइक पीएनबी, एसबीआई, आईसीआईसीआई, इन सबको अलाउ करती हैं कि आप हमारे एटीएम यूज कर लीजिए। फॉर एग्जांपल अब कई जगह कितने गांव हैं वहां पर एटीएम अवेलेबल नहीं है एसबीआई पीएनबी के, तो ये जो एनबीएफसी रहती है वो लोग अपने एटीएम वहां पर जाके खोल देती है और बोलती है आप इन जो एटीएम्स हैं हमारे यहाँ पर यूज कर लीजिए। इससे क्या रहता है कि ये जो व्हाइट लेबल एटीएम खोलती है इन लोगों को पैसा मिल जाता है, मतलब जो बनाते हैं इन लोगों को चार्जेस मिल जाते हैं, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं जो भी एटीएम्स मतलब व्हाइट लेबल होते हैं वो एनबीएफसी के द्वारा खोले जाते हैं, ठीक है। अब ब्राउन लेबल एटीएम वो होते हैं जो कि बैंक के द्वारा खोले जाते हैं, फॉर एग्जांपल एसबीआई के एटीएम्स हैं, एनबीएफसी के, आईसीआईसीआई के हैं, ठीक है। ये सब जो एटीएम है ये बैंक के द्वारा खोले जाते हैं। अब आपने एक इश्यू सुना होगा, मतलब आपने सुना होगा कि अगर मान लो मेरे पास एसबीआई का डेबिट कार्ड है और मैंने अगर धोखे से पीएनबी में यूज कर लिया तो मेरे पैसे कट जाएंगे, समथिंग लाइक दैट, ये आपने सुना होगा। तो मैं यहाँ पर आपका एक डाउट क्लियर कर देता हूँ, ये आपके नॉलेज के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये जो बैंक्स हैं, ठीक है, अगर मान लीजिए आप किसी और बैंक का एटीएम यूज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एसबीआई का कार्ड है और मैं पीएनबी का एटीएम यूज कर रहा हूँ, तो चार्ज तो कटेगा, ठीक है। वो चार्ज इसलिए कटेगा क्योंकि वो सर्विस कोई और प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। मतलब अब कार्ड जा रहा है आ रहा है तो उसकी सर्विस तो लगी ना, मतलब खर्चा तो हुआ बैंक का, तो बैंक छोड़ तो नहीं देगी। तो देखिए शुरू के 3 ट्रांजेक्शन में क्या करती है कि मतलब जो कस्टमर है, जैसे मैं एसबीआई का कस्टमर हूं तो एसबीआई मुझे बोलेगी आपके शुरू के से 3 चार्जेस हैं वो मैं आपको, मतलब मैं अपने जेब से भर दूंगा, मतलब एसबीआई अपने प्रॉफिट से भर देगी। लेकिन अगर 3 से ज्यादा जैसे आप ट्रांजेक्शन करते हैं किसी और एटीएम से तो फिर आपको अपने जेब से भरने पड़ेंगे। तो ये पूरा इशू ऑफ ट्रांजेक्शन इन दीज एटीएम्स, ठीक है।
So we are done with lecture number 5. This was not so big lecture. It was just of 19 minutes. I know it is big, but what can I do? And I think we are done with each and every topic. We are just left with just one topic, that is insolvency and bankruptcy code. That will be covered in just 10 minutes in the next lecture. So okay, so thank you. Have a nice day. We'll meet in the next lecture.